नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको स्पेस में हिंदुस्तान की सत्ता वाली खुशखबरी दे दें। इसरो ने अंतरिक्ष में कामयाबी वाला सूर्य नमस्कार किया है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है और हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो चुका है। पीएम मोदी ने एक्स पर इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा, ये उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का परिणाम। सत्ता में आज एक बार फिर बात होगी बंगाल में ईडी के एक्शन पर चल रहे संघर्ष की, जिसमें पत्थरबाजी भी है, लाठीचार्ज भी है, गिरफ्तारी भी है। बंगाल राशन घोटाले में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शाहजहां के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इस पर हमने एक फुल एक्शन वाली रील आपके लिए तैयार की है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में ईडी की चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का इसमें 3 बार नाम है। 508 करोड़ रुपए लेने का भी आरोप है। सत्ता में उस ऑडियो सबूत की चर्चा होगी जिसने बघेल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सत्ता में आज आपको हिंदुस्तान के ऐसे हीरो से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अथाह समंदर में खूंखार समुद्री डाकुओं के चंगुल से 21 जिंदगियां बचाई। सोमालिया के तट पर कैसे एक जहाज को अगवा किया गया और इसके बाद कैसे मार्कोस कमांडोज ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर जारी हो गया। नारा है न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जन जागरण के लिए राहुल गांधी का यह अभियान है, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अगर आप अपने घर में हीटर इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं तो आपके लिए चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ठंड से आपको बचाने वाला हीटर कैसे इंसान की आंखों के लिए खतरा बन रहा है, इसकी जानकारी आज आपको देंगे। इस पर हमने डॉक्टर्स की राय के साथ एक सावधान करने वाली कुंजी तैयार की है। और सत्ता में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की भी बात होगी, जहां कल आम चुनाव हैं। वोटिंग से पहले बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। आपको वहां से आई तस्वीरें भी दिखाएंगे। सत्ता की शुरुआत लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले से करते हैं। कल हमने आपको ईडी की टीम पर हमले की कहानी का एक एपिसोड दिखाया था। आज उसका एपिसोड 2 दिखा रहे हैं। किसी घोटाले को लेकर छापा मारने और जांच करने गई एजेंसी की टीम पर सैकड़ों लोगों का हमला कोई छोटी बात नहीं है। यह एक गंभीर घटना है और अगर यह एक राजनीतिक ट्रेंड बन गया है तो देश में जांच और न्याय की व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। इस घटना पर सत्ता की कुंजी को हम 2 एपिसोड्स में बांट रहे हैं। पहले एपिसोड में कल आपने देखा था कि ईडी अधिकारियों पर कैसे हमला हुआ था, कैसे पत्थरबाजी हुई थी और क्या क्या साजिश हुई थी। आज दूसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आज जब राशन कार्ड घोटाले के एक और आरोपी शंकर आध्या को ईडी गिरफ्तार करने गई तो हंगामा मच गया, जिसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए सीएपीएफ के जवानों को लाठी चार्ज करना पड़ा। जिस एजेंसी का काम सिर्फ जांच करना है, उसकी सुरक्षा के लिए लाठी चलानी पड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हमने सत्ता की एक खास कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको एक एक पहलू की जानकारी बहुत डिटेल में मिलेगी। सबसे पहले खबर समझिए। जिस राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शंकर आध्या के ठिकानों पर रेड करने के लिए कल ईडी की टीम ने उत्तर 24 परगना में रेड की थी, उनमें से एक आरोपी शंकर आध्या को ईडी ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज इस गिरफ्तारी से पहले भी हिंसक ड्रामा हुआ। शंकर आध्या के समर्थकों ने ईडी को उनका काम करने से रोका तो आज सीएपीएफ के जवानों को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालांकि दूसरा आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और पश्चिम बंगाल की पुलिस से शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके ईडी को सौंपने की मांग की है। कल की घटना पर अब तक 3 एफआईआर हुई हैं। पहली एफआईआर ईडी की तरफ से है, जिसमें 1000 लोगों की भीड़ पर मारपीट और जांच का काम रोकने का आरोप है। दूसरी एफआईआर शाहजहां शेख की तरफ से ईडी के खिलाफ है। आरोप है कि बिना वैध दस्तावेज के उनके घर का ताला तोड़ा गया। तीसरी एफआईआर पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर की है, जिसमें मीडिया की गाड़ियों पर हमले का आरोप है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प एफआईआर ईडी के खिलाफ है। सोचिए, जिस जांच एजेंसी के अधिकारी से मारपीट होती है, सिर फोड़ दिया जाता है, उसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और एफआईआर कौन कराता है? वो व्यक्ति जो करोड़ों रुपए के राशन घोटाले का आरोपी है और ईडी की गिरफ्त से फरार है। सूत्रों के मुताबिक कल ईडी की रेड के दौरान शाहजहां शेख अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद परिवार समेत गायब है। शाहजहां ने कल बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव के चलते
बीएसएफ और बीडीआर की बॉर्डर पर सख्त पहरेदारी है और इसके अलावा बीएसएफ को भी शाहजहां के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। इसलिए ज्यादा संभावना है कि शाहजहां और उसका परिवार पश्चिम बंगाल में ही छिपा हुआ हो। वैसे कल इतना कुछ हुआ, मारपीट और हंगामे के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख ऐसे ही फरार नहीं है। इसके पीछे उनका रसूख और ताकत भी है, जिसका खुला मंचन वो कुछ दिन पहले मंच से कर रहे थे। वो धमकी देते हुए कह रहे थे कि किसी में ताकत नहीं कि गिरफ्तार कर ले, जो छूने की कोशिश करेगा उसकी खाल खींच ली जाएगी। एक बार टीएमसी नेता शेख शाहजहां का पुराना वीडियो सुन लीजिए, जिसमें वो ईडी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सीबीआई ईडी বাদে সাধারে বালতে দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপি দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায় কারণ আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। কাদির ব্রহ্মকে চ্যালেঞ্জ করে বলছে আয় সন্দেশকালী সিকিউরিটি একবার সিকিউরিটি বাদ দিয়ে একবার সন্দেশকালীর মাটিতে পা দিয়ে দেখা গায়ে তো চামা থাকবে না। বুনো সোর মির্জাপুর বেঈমান सीबीआई ईडी বাদে সাধারে तो खाल खींच ली जाएगी, दांत तोड़ दिया जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि छू ले। ऐसी धमकियां कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। कुछ तो बात होगी शाहजहां शेख में। बीजेपी का दावा है कि शाहजहां शेख को इतनी ताकत खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर कोई हमारे घर पर छापा मारेगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने रास्ते में उन्हें मारेंगे। ये वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया है। उनका दावा है कि ऐसे ही बयानों से शाहजहां शेख जैसे लोगों की ताकत बढ़ती है। एक बार बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वो बयान सुनिए, फिर बताएंगे कि इस पर राजनीति क्या हो रही है। এবং এই ঘটনার জন্য আমি প্রথমত দায়ী করব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। তার একটি পুরনো ভাষণ আমি আপনাদের কাছে শোনাচ্ছি, যে ভাষণে তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপরে হামলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাল যদি আমার বাড়িতে যায় আপনারা কি করবেন? রাস্তায় নামবেন তো? গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করবেন তো? আমারটা আমি একাই লড়ে নেব। ममता बनर्जी पर बीजेपी का राजनीतिक हमला समझ आता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है, इस नाते वो ममता सरकार पर तीखा हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन इस सारे मामले को ट्विस्ट दे रहे हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। दिल्ली में ममता बनर्जी के साथ बैठकर बीजेपी को चुनाव हराने की कस्में खाने वाली कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर बीजेपी से ज्यादा तीखा हमला किया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडों की सरकार है, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है, कल ईडी के अधिकारियों की हत्या हो सकती है। अधीर रंजन चौधरी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी और टीएमसी दोनों मिली हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी की शह पर उनके नेता दांत तोड़ने की धमकी देता है और बीजेपी सरकार बिना सुरक्षा दिए ईडी के अधिकारियों को ऐसी जगहों पर भेज देती है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि उसे राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए ये ड्रामा हो रहा है। ये लोग संविधान के कमजोर होने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की बात ये लोग कहते हैं। क्या राहुल गांधी, क्या ममता जी, क्या बाकी लोग, और आज जब संस्थाओं को हत्या के इरादे से हमला किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मामले, तो ये खामोश है। कम से कम डिस्टर्ब एरिया ये तो ऐलान करो, लेकिन हिम्मत नहीं है। बीजेपी पार्टी बड़ी बड़ी बात तो कहेंगे, लेकिन दम नहीं है उनकी। हो सकता दीदी और मोदी जी के अंदर कोई गहरा रिश्ता है जिसके चलते ये नहीं हो पाएगा। एक ड्रामा चल रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा है, कोई की इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक सामाजिक मेलाइन करने के लिए ये किया जा रहा है। जो पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ बंगाल का तुलना हो रहा है।
क्योंकि जैसे तरीके से कोई चोरी करेगा उसको पकड़ने के लिए जाएंगे और उसके ऊपर अटैक होगा, ये देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। तो सेंट्रल एजेंसी पर पब्लिक हमला हुआ, और जो पब्लिक हमला हुआ तो दिखाई दे रहे हैं मंत्री और जो टीएमसी का लोग, जो ये पैसा का घपला के साथ जुड़ा हुआ लोग है, उसी का लोग ही इस मारपीट किया, अपरेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है। सोचिए, ईडी एक जांच एजेंसी है। अगर वो किसी को नोटिस जारी करती है तो उसे पूछताछ के लिए हाजिर होना चाहिए, लेकिन कई नोटिस के बाद भी वो हाजिर नहीं होते और ऐसे में जब ईडी छापा मारने या उन्हें गिरफ्तार करने जाती है तो उसकी टीम पर ही हमला हो जाता है। सवाल यह है कि ईडी अगर किसी नेता के घर पर छापेमारी करती है तो ही हिंसा क्यों होती है? किसी नेता के भ्रष्टाचार की जांच पर ही इतना हंगामा क्यों होता है? ईडी के छापे तो कारोबारियों के घर पर भी पड़ते हैं, लेकिन तब कोई हंगामा क्यों नहीं होता है? जब नेताओं पर छापा पड़े तो वो खुद को मासूम और राजनीति का शिकार बता दें, और जब कारोबारियों पर छापा पड़े तो कुछ नहीं। आखिर नेताओं के खिलाफ हो रही जांच को हमेशा राजनीति के चश्मे से ही क्यों देखा जाए? कभी आपने सोचा है, अगर भ्रष्टाचार के आरोपी नेता ही ऐसी दलील क्यों देते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर बदले की कार्रवाई की जा रही है? नेताओं के तर्क इतने सेलेक्टिव क्यों होते हैं? अगर ईडी की जांच गलत होगी तो कोर्ट में यह साबित हो जाएगा। फिर इस तरह से किसी जांच एजेंसी को उसका काम करने से रोकना क्या सही है? सत्ता में हमारा नजरिया है कि जांच में सहयोग ना करना और जांच टीम पर हमला करना गलत है। किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी जांच एजेंसी के प्रति अपने समर्थकों को उकसाना नहीं चाहिए, बल्कि जांच में पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। ईमानदारी कभी किसी जांच से डरती नहीं है।